अपने को कुछ भी प्राइस ऑफर करे कि हाँ ये प्राइस है, चाहे ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, अपना चेंज होने वाले नहीं है। क्वांटिटी इज फिक्स्ड, नो चेंज। सख्ती सख्ती बरकरार है, चेंज नहीं होने वाले। सो हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइट नेस्ट। मेरा नाम है रज़ाक और मैं आपको वेलकम करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने पिछली क्लासेस में डिमांड के रिगार्डिंग सारे टॉपिक्स कवर करे थे। ये कैसे डिमांड होता क्या है, क्या क्या फैक्टर्स जो डिमांड इफेक्ट करते हैं, और मूवमेंट अराउंड द डिमांड का पढ़ा था, शिफ्ट ऑफ द डिमांड का पढ़ा था, राइट, और फोर्सेस बिहाइंड दी लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। अब इस चैप्टर में ये भी डिमांड से रिलेटेड है, बट इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी से क्या समझते हैं आप? व्हाट डू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तो डिमांड में हमने ये पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि डिमांड प्राइस जो है, प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नॉट जस्ट प्राइस, बाकी सारे फैक्टर्स भी है जो डिमांड में इफेक्ट करते हैं। तो वो सारे फैक्टर्स जब चेंज होते हैं तो डिमांड चेंज होता है, घटता है या बढ़ता है, अकॉर्डिंगली जो भी है सिनेरियो, घटता है या बढ़ता है। तो फैक्टर्स चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आता है, वो तो हमें पता है। तो इलास्टिसिटी में हम क्या पढ़ेंगे कि फैक्टर्स कितने से चेंज होगा, जो डिमांड कितना से चेंज होगा। अगर फैक्टर्स 1% से चेंज हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट डिमांड में कितना पड़ेगा। यहाँ पढ़ने वाले हम लोग इम्पैक्ट ऑफ द चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आ जाता है वही कि द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इज द कीवर्ड, कि कितने डिग्री से रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है चेंज, इट मींस चेंज। ठीक है, तो कितने डिग्री का चेंज आ रहा है किसमें, क्वांटिटी डिमांड में कितनी डिग्री का चेंज आ रहा है, किसके वजह से चेंज आ रहा है। डिमांड क्यों चेंज होता है? क्योंकि उसके फैक्टर्स जो है वो चेंज हो रहे होते हैं। इट कुड बी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इट कुड बी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, राइट। तो जब डिटर्मिनेंट्स चेंज हो रहे होते हैं तो डिमांड में कितना चेंज आता है, कितना डिग्री का चेंज आता है। एंड द अदर नेम फॉर चेंज इज रेस्पॉन्सिवनेस, हाउ much demand is responding to it. So when we study the degree of responsiveness, किसका change, quantity demanded का किसके वजह से, due to change in its determinants, उसको बोलते हैं elasticity of demand. That's called elasticity of demand. And determinants of example दे देना, price related goods, income, और भी काफी सारे 4-5 टोटल हमने determinants पढ़े थे। बट फॉर द सेक ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग ये 3 टॉपिक्स ही कवर करने वाले, ये 3 फैक्टर्स ही कवर करने वाले, कि प्राइस से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डिमांड में, रिलेटेड गुड से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डिमांड में, और इनकम का कितना इम्पैक्ट पड़ता है डिमांड में। क्या नहीं, कितना इम्पैक्ट पड़ता है। कितना का मतलब होता है इलास्टिसिटी, कि प्राइस अगर बढ़ रहा है 2% से, डिमांड फॉल करेगा, बट कितनी परसेंट से फॉल करेगा वो हम लोग स्टडी करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। सो आई होप बेसिक डेफिनेशन इलास्टिसिटी का क्लियर होगा। और हम लोग का जो सिलेबस है उसमें मोस्ट ज़्यादातर जो है टॉपिक जो है प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर है। ये हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रिलेटेड गुड्स और इनकम ब्रीफली टच करेंगे, क्योंकि उसका सिलेबस में वेटेज उतना ज़्यादा नहीं है, बस ब्रीफली समझेंगे क्या होता है। बट मोस्टली जो सम्स आने वाले हैं और जो कॉन्सेप्ट्स है वो ज़्यादातर प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो हमने समझ लिया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, और हमने ये भी समझ लिया कि हमने 3 इलास्टिसिटी पढ़ना है, 3 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ना है यहाँ पे। तो टाइप्स आ जाते हैं। पहला टाइप होता है प्राइस इलास्टिसिटी, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पे ही मैक्सिमम चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी हम लोग ब्रीफली टच करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में उतना वेटेज नहीं है उसका। ऑलराइट, तो
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप नोट कर सकते हो, और हम फिर आगे बढ़ते हैं। Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. ऑलराइट, तो पहला टाइप जो है इलास्टिसिटी का वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंपली जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ चुके हैं तो बस जो डिटर्मिनेंट्स हम लोग मेंशन किए थे वहाँ पे डेफिनेशन पे, वो उस डिटर्मिनेंट्स की जगह क्या आ जाएगा, प्राइस, बिकॉज इन दिस केस प्राइस इज डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी फॉर द कमोडिटी। इस वजह से जो डिटर्मिनेंट्स की जगह रिप्लेस करके हम लिख देंगे प्राइस, सेम रहेगा डेफिनेशन। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस मतलब चेंज, किसका चेंज, क्वांटिटी डिमांडेड का, किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड्स, दैट्स कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसको मैथमेटिकली बोलते हैं कि हम लोग मेजर कर रहे हैं ऊपर में कि इन द न्यूमरेटर वी आर मेजरिंग द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, है ना, क्योंकि वही तो निकालना है कि क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, और ये चेंज किसके वजह से हो रहा है, ये चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसलिए डिनोमिनेटर में चेंज इन प्राइस आ रहा है। ठीक है, इसको अभी परसेंटेज से निकालते कैसे हैं, सिंपल है। मैथमेटिकली मैं चेंज को डेल्टा लिख सकता हूँ, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100, ये मिल जाएगा मुझे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय सेम चीज, वो प्राइस के लिए निकालना है, प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ है। तो कैसे निकालते हैं, पहले प्राइस का चेंज निकाल लेते हैं कि प्राइस में चेंज कितना है, डेल्टा पी चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। तो ये मैथमेटिकली हमने निकाल लिया कि प्राइस इलास्टिसिटी निकालते कैसे हैं। और प्राइस इलास्टिसिटी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ई स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी, और ये सबस्क्रिप्ट में पी लिख देंगे तो दैट मींस प्राइस इलास्टिसिटी। सो 100 and 100 gets cancelled, we are left with delta q by q, this divided by delta p upon p। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा डेल्टा क्यू बाई क्यू, when divide is changed into multiplication, they reciprocal हो जाता है p upon delta q। इसको फर्दर और सजा के लिख सकते हैं, डेल्टा को एक तरफ कर देते हैं और बाकी नॉन डेल्टा को एक तरफ कर देते हैं, तो क्या होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू प्राइस बाई क्वांटिटी, सिंपल। और एक तो इसके ऊपर कुछ सम्स करेंगे। और इलास्टिसिटी ही क्यों बोला जाता है इसको, वाई इलास्टिसिटी, क्योंकि हम मेजर कर रहे हैं कि मेरा क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, ज्यादा चेंज आ रहा है, कम चेंज आ रहा है। तो इलास्टिक मीन्स कितना चेंज आ रहा है, हाउ इलास्टिक इट इज। इफ यू विजुअलाइज अ रबर बैंड एंड इफ यू स्ट्रेच इट, अगर आप स्ट्रेच करोगे रबर बैंड को तो वो अगर वो ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है मतलब वो बताता है कि इट इज़ वेरी इलास्टिक, कम स्ट्रेच हो रहा है तो उतना इलास्टिक नहीं है। तो स्ट्रेच का मतलब होता है चेंज, कि चेंज ज़्यादा ला पा रहे, चेंज कम ला पा रहे, दैट्स हाउ द टर्म इलास्टिसिटी इज कमिंग हियर, ऑलराइट। चलिए, अब हमने जान लिया है कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, उसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया था और कैसे वो फॉर्मूला है वो भी समझ लिया था। आप उसके ऊपर एक सम कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। लेट्स से वी हैव प्राइस एंड वी हैव क्वांटिटी। लेट्स से प्राइस जो है ना 50 से हो गया है 40, प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी, जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी बढ़ जाता है। लेट्स से क्वांटिटी 100 से 150 हो गया, ठीक है, ये मैंने डेटा दिया। चलिए इसका निकालते हैं अपने प्राइस इलास्टिसिटी। ऊपर में क्या मेजर करते हैं, चेंज इन क्वांटिटी, क्योंकि हम निकाल ही दें कि प्राइस का क्वांटिटी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट इन क्वांटिटी, इसलिए हमेशा टॉप में न्यूमरेटर में क्वांटिटी रहेगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, पहले प्राइस मत लिख दीजिएगा,
पहले है क्वांटिटी डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 और डिनोमिनेटर में रहेगा प्राइस। निकालते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सॉल्व दिस। चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी चेंज कितना से हुआ? न्यू माइनस ओल्ड, 150 माइनस 100 इज 50 अपॉन ओरिजिनल वाज 100 into 100 divided by change in price, new minus old, 40 minus 50 is minus 10 upon original price was 50 into 100. Solve करते हैं इसको। माइनस से माइनस बिकम प्लस, तो उसको इग्नोर करते हैं, बाकी सॉल्व करते हैं। 50 अपॉन 100 I want you to analyze what is this 2.5 percentage so 100 gets cancelled और ये सारा सॉल्व कर क्या है 2.5 मतलब 2.5 का मतलब क्या है? ये 2.5 जो इलास्टिसिटी निकला है, this 2.5 is my price elasticity of demand and what does this mean 2.5? ये समझिए, अगर प्राइस 1% से बढ़ता है, अगर प्राइस 1% से अगर प्राइस 1% से फॉल होता है तो मेरा क्वांटिटी में उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? 2.5 टाइम्स बढ़ रहा है, 2.5 टाइम गुना 2.5 टाइम्स वो प्राइस से चेंज हो रहा है। ओके, तो इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ 2.5। और एक चीज मैं बताना भूल गया था कि इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, whenever you're writing this formula, whenever you're writing the definition of the formula, don't forget to write minus sign here by default. In the formula itself, we will always write minus sign. Why? Because I want you to understand, since price and quantity are inversely related, है ना, दोनों में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाता है, राइट? और हम लोग जब चेंज निकालते हैं ना, तो निकालते हैं न्यू माइनस ओल्ड, है ना। तो अगर हम न्यू माइनस ओल्ड निकालेंगे तो कोई ना कोई एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर माइनस में आएगा ही आएगा, ठीक है। इस केस में प्राइस गिर रहा था तो नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में आ गया, और अगर क्वांटिटी फॉल करेगा तो नेगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा। तो जिसकी वजह से मेरा जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो नेगेटिव आ जाएगा, बट डजंट मेक सेंस। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम बाय डिफॉल्ट नेगेटिव साइन फॉर्म में लगा देते हैं, जिसकी वजह से अगर माइनस कहीं पे भी आए, न्यूमरेटर से आए या डिनोमिनेटर से आए, वो उसको प्लस कर देगा और हमें एग्जैक्ट जो इंटरप्रिटेशन है वो मिल जाएगा। क्योंकि माइनस 2.5 डजंट मेक सेंस, बट 2.5 टाइम्स मतलब हाँ ये समझ में आ रहा है कि अगर प्राइस 1% से बढ़ रहा तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड 2.5% से घटेगा, एंड वाइस वर्सा। अगर प्राइस घट रहा है 2.5 टाइम्स से 2.5 टाइम्स, अगर प्राइस घट रहा है 1% से तो मेरा प्राइस इलास्टिसिटी 2.5 टाइम्स से बढ़ेगा। तो ये वही है। I hope this is clear to you guys. इसके ऊपर एक क्वेश्चंस इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स आते हैं। हो सकता है आपको प्राइस इलास्टिसिटी दे दे, नया क्वांटिटी निकालने दे दे, कुछ भी दे दे, तो सब्जेक्ट बना के अपने निकाल लेंगे। दैट इज वेरी इजी, सिंपल। ऑलराइट, सो आई होप ये प्राइस इलास्टिसिटी आपको क्लियर है, जिसमें हम निकाल रहे हैं चेंज, जिसमें हम न्यूमरेटर में ले रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और डिनोमिनेटर में ले रहे हैं चेंज इन प्राइस, ठीक है। और इसको सॉल्व करके आ रहा है 2.5 टाइम्स, और माइनस इसलिए लेते हैं क्योंकि बाय डेफिनेशन, बाय द नेचर ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ गोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक बढ़ता है दूसरा घट जाता है, जिसके वजह से कोई ना कोई एक चेंज नेगेटिव में जरूर निकलेगा, है ना। कोई ना कोई एक चेंज नेगेटिव में जरूर निकलेगा, चाहे वो क्वांटिटी हो या प्राइस हो।
अगर जो भी निकले, बट मैंने बाय डिफॉल्ट मैंने माइनस साइन फॉर्मूला में इसलिए ले लिया कि कहीं भी नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और न्यूट्रल बना देगा फिर फॉर्मूला को, और मुझे जो नंबर मिलेगा उससे मेरा इंटरप्रिटेशन ईजी होगा। यहाँ पे मुझे मिला है 2.5 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस 1% से चेंज हो रहा है तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड 2.5% से चेंज होगा, 2.5 टाइम्स ज़्यादा से चेंज होगा, 10% तो 25% एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, आई होप प्राइस इलास्टिसिटी एकदम क्लियर होगा। अब एग्जाम में हो सकता है आपको प्राइस इलास्टिसिटी दे दे और कोई एक फिगर मिसिंग कर दे। फॉर एग्जाम्पल ये पता नहीं, ओरिजिनल प्राइस नहीं पता, और सवाल में दे दिया कि ईपी इज 2.5। कोई बात नहीं, अपने निकाल लेंगे एक्स बना के। कैसे निकालेंगे? हमें प्राइस इलास्टिसिटी दिया हुआ है, ओरिजिनल प्राइस नहीं पता, न्यू प्राइस पता है, ओरिजिनल क्वांटिटी पता है, न्यू क्वांटिटी पता है। सब्जेक्ट बना के ईजी है, निकाल लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। निकलता है कैसे कि डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इनटू पी बाय क्यू। रिमेंबर माइनस साइन होता है इलास्टिसिटी के फॉर्मूला में, इक्वल्स टू 2.5। डेल्टा क्यू चेंज कितना हुआ? 50 से हुआ है। डेल्टा क्यू चेंज हुआ है 40 माइनस एक्स, original price is x, original quantity is 100, okay, so x on 2.5 cross multiply x alright, x को एक तरफ ले लेते हैं। I get 4x equals to 100, x का वैल्यू 50। तो हमने फाइंड आउट कर लिया x की वैल्यू 50 है, यूजिंग सब्जेक्ट बना के हमने निकाल लिया। इसी तरह कोई भी एक आइटम मिसिंग होगा तो आप इजीली सब्जेक्ट बना के फॉर्मूला में पुट करना, सब्जेक्ट बना के निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने 100 कैंसिल करके स्ट्रेट अवे इस फॉर्म में लिखा है, या वैसे भी कंटिन्यू कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, सो वी हैव अंडरस्टूड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसकी और उसमें जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो भी हम अपने कर लेंगे, अपने को समझ में आता है कर लेंगे अपने। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि प्राइस इलास्टिसिटी कितनी तरह का होता है, उसका भी टाइप्स होता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लेट्स डू दैट। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमने समझ लिया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं। नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि उसका भी टाइप्स है। ठीक है, टोटल 5 टाइप के प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं, और वो आपको बहुत इजी वे में समझाने वाला हूँ, आप कहीं भूलोगे नहीं। पहला टाइप होता है परफेक्टली इनइलास्टिक पहला टाइप है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। आपने गाइस सुना होगा ना, सर्फ लौंडा बोल के कुछ टर्म होता है। क्या होता है वो? ये पिघलने वाला नहीं एकदम, चाहे कुछ भी हो, तो ये पिघलता नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैं एक ग्राफ बनाऊँ, यहाँ पे क्वांटिटी मेजर करते हैं हमेशा, राइट, और यहाँ मेजर करते हैं प्राइस, करेक्ट। अपने को कुछ भी प्राइस ऑफर करे कि हाँ ये प्राइस है, ये प्राइस है, चाहे ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, अपना चेंज होने वाले नहीं है, क्वांटिटी इज फिक्स्ड, नो चेंज, सख्ती बरकरार है, चेंज नहीं होने वाला। तो whatever price is being offered to me, I will not change my quantity at all। तो इस वजह से हमें जो डिमांड कर्व मिलता है वो एक वर्टिकल मिलता है पैरेलल टू y एक्सिस, दिस इज x। अपना
उतना मेंशन की जरूरत नहीं है. We get a demand curve which is vertical. Why it is vertical? It is very logical कि क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा है सर, प्राइस जितना भी चेंज हो जाए, जितना बढ़ जितना कम हो जाए, क्वांटिटी फिक्स्ड है. तो इस टाइप ऑफ डिमांड कर्व को बोलते हैं हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व या परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. चेंज नहीं होने वाला है. इसको याद करने के लिए मैंने क्या बोला, सख्त लौंडा. और बेटे समझ पा रहे हैं कि हाँ चेंज नहीं होना है, सख्ती बरकरार है. जाकिर भाई अपने को कुछ भी प्राइस ऑफर करे कि हाँ ये प्राइस है, चाहे ज्यादा हो जाए कम हो जाए, अपना चेंज होने वाले नहीं है. क्वांटिटी इज फिक्स्ड, नो चेंज. सख्ती बरकरार है, चेंज नहीं होने वाला. तो whatever price is being offered to me, I will not change my quantity at all. तो इस वजह से हमें जो डिमांड कर्व मिलता है वो एक वर्टिकल मिलता है पैरेलल टू y एक्सिस. दिस इज x. उतना मेंशन की जरूरत नहीं है. वी गेट अ डिमांड कर्व which is vertical. Why it is vertical? It is very logical कि क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा है सर, प्राइस जितना भी चेंज हो जाए, जितना कम हो जाए, क्वांटिटी फिक्स्ड है. तो इस टाइप ऑफ डिमांड कर्व को बोलते हैं हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व या परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. चेंज नहीं होने वाला है. इसको याद करने के लिए मैंने क्या बोला, सख्त लौंडा. और बेटे समझ पा रहे हैं कि हाँ चेंज नहीं होना है, सख्ती बरकरार है. जाकिर भाई ऑलराइट. तो जब क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसका ईपी क्या निकलेगा सर. हमने ये पढ़ा है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, ये निकलता है मेरा ईपी. राइट. तो एक चीज क्लियर हो रहा है कि ये ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर, इट इज नॉट चेंजिंग एट ऑल. मतलब ये जीरो है और नीचे में कुछ भी नंबर आ जाए, एक्स कुछ भी है, कोई भी परसेंटेज ऑफ नंबर आए प्राइस चेंज की वजह से, तो पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जीरो. जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग इज जीरो. इस वजह से यहाँ पे हमें जो प्राइस इलास्टिसिटी मिलता है इसका वो हमेशा जीरो होता है. दिस इज जीरो. प्राइस मतलब चेंज, इलास्टिसिटी है ही नहीं, इलास्टिक है ही नहीं, चेंज ही नहीं हो रहा तो क्या इलास्टिक होगा. चेंज का मतलब होता है ना इलास्टिक, कि कितना चेंज हो रहा है. इट इज नॉट चेंजिंग एट ऑल. दैट मींस प्राइस इलास्टिसिटी जीरो देयर, नो इलास्टिक, स्ट्रेचेबल है ही नहीं, जीरो. सख्त लौंडा. तो ये क्लियर हुआ हाउ व्हाई इट इज जीरो and what is happening here my quantity is not changing with the change in price. That's why we are getting EP as zero. And mathematically also मैंने explain कर दिया formula wise कि ये zero क्यों होता है. ठीक है, लॉजिक भी क्लियर है. ऑलराइट. तो दूसरा टाइप है उसका पूरा ऑपोजिट, वो वाला था सख्त लौंडा की चेंज नहीं होने वाला एकदम, चाहे कुछ भी हो. ये कुछ हो भी नहीं है तब भी चेंज होते जा रहा है. ठीक है. एट प्राइस इज नॉट चेंजिंग एट ऑल, प्राइस चेंज हो नहीं रहा है, फिर भी मेरा डिमांड जो है फॉर द प्रोडक्ट इज चेंजिंग. ठीक है. और क्या चेंज हो रहा है, इनफाइनाइटली चेंज हो रहा है, जाते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, कोई लिमिट नहीं है इसका, ये चलता जाएगा. ठीक है. ये इनफाइनाइटली ग्रो होता जाएगा एट सेम लेवल ऑफ प्राइस.
इसको बोलते हैं, ये पूरा सख्त वाला ऑब्जेक्ट है, ये जो पिघल गया था, मतलब बिना कुछ हुए पिघल गया, ठीक है। तो प्राइस इज नॉट चेंजिंग बट क्वांटिटी इज चेंजिंग। तो इस केस में आप गैस करिए ईपी क्या होना चाहिए इस केस में, क्या हो सकता है। अच्छा चेक करते हैं, ऊपर मेजर कर रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी, नीचे मेजर कर रहे हैं चेंज इन प्राइस। तो अगर प्राइस में चेंजेस नहीं आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में है 0, तो ऊपर में कुछ भी चेंज हो तो ये फ्रैक्शन, होल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज व्हाट, अनडिफाइंड इंफिनिटी, इट्स देयर इज नो वैल्यू टू इट। दैट्स व्हाई इसका प्राइस इलास्टिसिटी होता है अनडिफाइंड, क्योंकि इनफाइनाइटली इलास्टिक है ये, मतलब किसी भी हद तक चेंज हो जाएगा विदाउट एनी चेंजेस इन प्राइस। इसको बोलते हैं चीप टाइप, कि सामने से कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा बट अपने ट्राई किए जा रहे। इट इज नॉट चेंजिंग बट स्टिल इट इज, माय क्वांटिटी इज चेंजिंग एट ऑल लेवल्स, और मतलब एट द सेम लेवल माय क्वांटिटी इज चेंजिंग, ठीक है, इनफाइनाइटली चेंजिंग। तो इस वजह से यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी होता है इसका ईपी होता है अनडिफाइंड, और इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। दिस इज परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है इतना चेंज आ रहा है कि मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूँ, इतना चेंज आ रहा है, दैट्स व्हाई परफेक्ट इलास्टिक। और उसको समझने के लिए मेंशन कर देते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, सख्त वाला ऑब्जेक्ट क्या होता है, चेप लेक्चर जो भी है, लेक्चर टाइप है ना, जो कि सामने से कुछ रेस्पॉन्स भी नहीं आ रहा, सिग्नल भी नहीं आ रहा, बट अपने ट्राई किए जा रहे, लेक्चर टाइप पे ये है ना। और परफेक्टली इलास्टिक, इसके पास मल्टीपल वेज है अप्रोच करने के लिए, मल्टीपल, बिना किसी सिग्नल के, मतलब प्राइस चेंज नहीं हो रहा बट फिर भी चेंज होते जा रहा है, दैट्स व्हाई प्राइस इलास्टिसिटी इज अनडिफाइंड हियर, ऑलराइट। तो दो टाइप हमने पढ़ लिया, और दोनों एक्सट्रीम केसेस है। एक होता है एकदम चेंज नहीं होने वाला, चाहे प्राइस जो भी ऑफर करो, आई एम नॉट चेंजिंग एट ऑल। एक होता है प्राइस कांस्टेंट है, फिर भी वो चेंज हो ही जा रहा है, विच इज परफेक्टली इलास्टिक, एंड जो नाम है वो परफेक्टली फिट होता है, इस वजह से इसका नाम पड़ा परफेक्टली इलास्टिक। इट इज इलास्टिक, इनफाइनाइटली इलास्टिक, इसलिए ईपी और ईपी जो वैल्यू निकलता है दैट इज अनडिफाइंड हियर। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 2 टाइप्स, अब कवर करना और 3 टाइप, ठीक है। Let's proceed. Alright. तो थर्ड कैटेगरी जो है इसका नाम है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, और ये दोनों के बीच में रहते हैं, ये बैलेंस मेंटेन करता है, ना ही पूरा सख्त है ना ही पूरा लेक्चर है, ये बैलेंस मेंटेन करता है कि हाँ मुझे जितना रिस्पॉन्स आएगा, जितना सिग्नल आएगा, मैं उतना रिएक्ट करूंगा। सो मतलब जितना चेंज, जितना रिएक्शन, जितना मुझे एक्शन मिल रहा है उतना ही मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों सेम होगा। तो मतलब यहाँ पे हम अगर मेजर करें कि यहाँ पे अगर मेजर करें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो मतलब जितना चेंज मेरा प्राइस में होगा उतना ही चेंज मेरा क्वांटिटी में हो रहा है। अगर प्राइस में मेरा चेंज हो रहा है 20% से, तो क्वांटिटी में भी मेरी चेंज हो रहा है 20% से, ठीक है। दिस गेट्स कैंसिल्ड, आई एम लेफ्ट विद 1। इसका मतलब यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी होता है 1, और इसका डिमांड कब होता है, बिल्कुल 45 डिग्री में, बिल्कुल 45 डिग्री में होता है डिमांड कब। और समझने के लिए 2 पॉइंट ले लेते हैं। तो प्राइस मेरा मान लीजिए, लेट मी यूज अ डिफरेंट मार्कर। प्राइस अगर मेरा रिड्यूस हो रहा है, तो जितना से प्राइस रिड्यूस हो रहा है मेरा क्वांटिटी उतना ही सही बढ़ेगा। दोनों में जो है ना, दोनों में पैरिटी रहेगा, ठीक है, दोनों में एक मतलब बैलेंस रहेगा कि जितना प्राइस गिरेगा, मान लो प्राइस अगर गिर रहा है 20% से, तो क्वांटिटी बढ़ेगा 20% से, तो दोनों कैंसिल आउट होकर बचेगा 1। दैट्स व्हाई ईपी इज 1 इन केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये बैलेंस मेंटेन करता है दोनों के बीच में। सो वी हैव कवर्ड 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। आई होप
जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ रहे होंगे और आपको जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद करने है उससे आपको याद रहे लॉन्ग टर्म के लिए. नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली 2 टाइप्स जो हम कवर करेंगे. और तो हमने 3 कैटेगरीज कवर कर लिया है. नाउ द थर्ड वन इज सॉरी दिस इज द फोर्थ वन. नाउ द फोर्थ वन इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. चाहे आप इसको सिर्फ इनइलास्टिक बोलो या रिलेटिवली इनइलास्टिक बोलो, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड पूरा बोलो, बात एक ही है. ठीक है. तो इनइलास्टिक डिमांड इसमें हमने पढ़ चुका है कि परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है. परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब बिल्कुल नहीं हिलेगा. प्राइस जितना चेंज हो जाए या प्राइस जितना आसमान छू ले, जितना जमीन को चले जाए, मैं हिलने वाला नहीं हूँ. दैट इज द केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. जब मैं परफेक्ट बोलूँ परफेक्ट इनइलास्टिक है, हिलेगा ही नहीं. बट अगर थोड़ा बहुत रिएक्ट किया, थोड़ा बहुत अगर रिएक्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक या इनइलास्टिक डिमांड. इस थोड़ा बहुत का मतलब होता है कि मान लो प्राइस बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, प्राइस 20% से बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है 20% से, वो बढ़ा 5% से, मतलब थोड़ा पिघल रहा है, थोड़ा पिघल रहा है. तो इनइलास्टिक जो होता है वो थोड़ा पिघलता है मतलब चेंज, थोड़ा वो चेंज होता है. थोड़ा पिघलता है मतलब थोड़ा चेंज होता है. ऑलराइट. तो सर यहाँ पे सेम फॉर्मूला डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100% चेंज निकलता है. इससे डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इससे परसेंटेज चेंज प्राइस निकलता है. मतलब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 एस्पेक्ट है. ठीक है, 2 एस्पेक्ट है. मतलब प्राइस बहुत ज्यादा से चेंज हो रहा है बट क्वांटिटी में थोड़ा चेंज आ रहा है. ठीक है, ये ज्यादा चेंज हो रहा है, थोड़ा चेंज हो रहा है. न्यूमेरिकली समझते हैं. मान लो प्राइस बढ़ रहा है 20% से, मान लो प्राइस बढ़ रहा है, या फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज प्राइस बढ़ रहा है 10% से, बट क्वांटिटी बढ़ा सिर्फ और सिर्फ 2%. ज्यादा नहीं मतलब सख्त है बट थोड़ा पिघल रहा है. तो ये ज्यादा बढ़ रहा है तो ये थोड़ा बढ़ जाता है. थोड़ा सा चेंज हुआ मतलब 2% से प्राइस इंक्रीज से, तो डिग्री तो ऑब्वियसली इनवर्स रिलेशन तो हमेशा रहेगा. प्राइस अगर बढ़ रहा है 10% से तो वो 2% से गिरा है. तो इफ वी कैलकुलेट ईपी वी विल गेट 0.2. तो इसका बोलने का मतलब ये है कि हमेशा जो क्वांटिटी में जो चेंज आएगा वो हमेशा प्राइस से कम आएगा. इसका मतलब जो न्यूमरेटर में मेरा क्वांटिटी है दैट चेंज विल ऑलवेज बी लेस देन चेंज इन प्राइस. अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो क्या आता है, हमेशा आता है जो भी नंबर आएगा वो डेसिमल में आएगा, वो लेस देन 1 आएगा, है ना. अगर 0.01% से भी अगर छोटा है आपका न्यूमरेटर तो हमेशा वो जो फ्रैक्शन आएगा जो डेसिमल आएगा वो हमेशा 1 से कम आएगा. एक तो नहीं आएगा क्योंकि लेट्स सपोज अगर ये 10% तो बढ़ा, प्राइस 10% से चेंज हुआ, क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है 9.9% से, तब भी आप देखो मेरा जो वैल्यू आएगा यहाँ पे परसेंटेज गेट्स कैंसिल्ड. ऑलराइट, आई एम लेफ्ट विद 0.99. ठीक है, ऐसा भी है तो भी 1 से ज्यादा कभी नहीं आया क्योंकि मैथमेटिकली आप सोचो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हुआ तो फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम ही आएगा ना, लेस देन 1 आएगा कैलकुलेट करोगे तो. इस वजह से जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी निकलता है इन केस ऑफ इनइलास्टिक डिमांड इट इज ऑलवेज लेस देन 1. बिकॉज why less than 1? Because my quantity is not changing to that much to that level of my price. Price is changing, the change in price is higher but the change in quantity is not as much as price. ठीक है, हमेशा जो क्वांटिटी में चेंज है वो कम चेंज हो रहा है, प्राइस ना चेंज हो रहा है, मतलब पिघल रहा है बट थोड़ा पिघल रहा है. तो ये थोड़ा पिघल रहा है, न्यूमरेटर में थोड़ा कम हो रहा है, डिनोमिनेटर में ज्यादा चेंज आ रहा है. इस वजह से हमेशा ये लेस देन 1 ही रहेगा, हमेशा लेस देन 1 रहेगा. तो आपको याद रहेगा हमेशा लेस देन 1 रहेगा. ऑलराइट, तो सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ थोड़ा बनता है ना, थोड़ा सा ग्राफ बनता है, थोड़ा स्टीप बनता है. स्टीप का मतलब होता है थोड़ा और स्टीप बनाता है. ये थोड़ा बनता है स्टीप.
आप इसका आप देख पाएंगे प्राइस में चेंज। तो एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि मेरा प्राइस काफी चेंज हुआ है, मेरा प्राइस काफी इंक्रीज किया है, बट उसका इम्पैक्ट मेरा डिमांड में बहुत कम ही आया है ना। तो यही है, पिघल रहा है बट थोड़ा थोड़ा पिघल रहा है, थोड़ा थोड़ा पिघल रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज इज वेरी स्मॉल in comparison with the change in price. That's why we call it inelastic. It is inelastic. It is not that much elastic. It is inelastic. ठीक है, मतलब ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो रहा, ज्यादा चेंज नहीं आ रहा उस पर. इट इज इनइलास्टिक. तो नाम भी जो टर्म का जो नेम है, दैट आल्सो tells you, is a self explanatory term that tells you everything about what it is happening in the chart and how we are getting this less than 1. तो ये पूरा लॉजिकल है, इसको आपको याद करना भी नहीं पड़ेगा, वेरी लॉजिकल है. ऑलराइट, सो वी हैव कवर्ड द फोर्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज, आप गैस कर सकते हो अगर ये इनइलास्टिक है तो लास्ट पॉइंट क्या होगा. इनको हटा दो सर, इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. लेट्स कवर दैट. नाउ आई वांट यू टू गेस इसका सिनेरियो क्या होगा. इलास्टिक डिमांड में क्या समझोगे आप. ठीक है, परफेक्ट इलास्टिक में क्या समझ रहे थे हम. परफेक्ट इलास्टिक में वही समझ रहे थे कि प्राइस चेंज नहीं हो रहा है बट क्वांटिटी चेंज हो जा रहा है, इनफाइनाइटली चेंज हो जा रहा है. दैट इज इलास्टिक, मतलब खींचे जा रहा है, इलास्टिक हो जा रहा है. दैट इज परफेक्ट इलास्टिक, कि खींचे जा रहे हैं. तो अगर मैं परफेक्ट इलास्टिक हमने समझ लिए, तो इलास्टिक भी सेम कॉन्सेप्ट है. इलास्टिक का मतलब होता है कि चेंज क्वांटिटी में अच्छा खासा आ रहा है, इट इज इलास्टिक, बट प्राइस से ज्यादा चेंज हो रहा है, तभी तो इलास्टिक बोलेंगे, है ना. इलास्टिक अगर आप रबर बैंड को स्ट्रेच करके अगर रिलीज करोगे, तो जितना आप स्ट्रेच किए हो और रिलीज करते हो, तो उसका जो डिस्टेंस कवर करता है वो ज्यादा कवर करता है जितना आप स्ट्रेच किए हो. तो जो जितना प्राइस में चेंज आया है उसका इम्पैक्ट क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आता है. प्राइस में कम चेंज आया, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आया. दैट्स हाउ इलास्टिक, द टर्म इलास्टिक इज कमिंग. That's why we say this is elastic demand, which means प्राइस में आप चेंज ला रहे हो कम, द क्वांटिटी डिमांड में चेंज ज्यादा जा रहा है. ऐसे आप समझ सकते हो. तो अगर इसका जो हमारा फॉर्मूला है उस पर अगर हम डालें, मान लो प्राइस में कम चेंज आ रहा है, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आ रहा है, वो हम लोग समझे. तो प्राइस में अगर चेंज आया है लेट्स से 5% और क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया है डबल, ज्यादा चेंज आ रहा है, तो व्हाट वी आर गेटिंग 2, व्हिच मींस इट इज ग्रेटर देन 1. मान लो 5%, मान लो 10% क्वांटिटी डिमांड में 10% हमारा चेंज आया है प्राइस में, और इसमें बस 1% ज्यादा आया है, लेकिन ज्यादा आ रहा है, प्राइस से ज्यादा चेंज हो रहा है. सो वी गेट 1.1, है ना. So we see that if the change in quantity is always greater than change in price. अगर मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हुआ तो हमेशा वो 1 से ज्यादा ही रहेगा, 1 से कम कभी नहीं रहेगा. इस वजह से इसको बोला जाता है the price elasticity here is greater than 1 in case of elastic demand. और इसका जो बनता है वो थोड़ा स्लो, फ्लैट, थोड़ा फ्लैट, रिलेटिवली फ्लैट बनता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्राइस है उसमें ज्यादा चेंज नहीं आएगा. लेट्स से हम लोग का प्राइस जो है ठीक है, लेट्स से दिस इज P0 एंड दिस इज P1, Q0, Q1. So you see that there is not much change in price. Price is changing by a relatively small amount, is increasing by a relatively small amount, but the impact that it is creating over demand, it is such huge. छोटा ही चेंज इतना बड़ा इम्पैक्ट ला रहा है. जस्ट लाइक रबर बैंड,
छोटा सा स्ट्रेच किया और रिलीज किया तो इतना दूर गया, तो मतलब दिस इज चेंज इन प्राइस एंड दिस इज चेंज इन क्वांटिटी। तो जो चेंज इन क्वांटिटी दैट इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, इस वजह से तो इसीलिए इसको इलास्टिक बैंड बोला जाता है, एंड दिस इज इलास्टिक डिमांड बिकॉज द चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। इस वजह से इसको इलास्टिक डिमांड बोला जाता है और इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। So अगर कोई बोले what do you mean by relatively elastic demand? Relatively elastic demand is a type of price elasticity of demand where the percentage change in quantity demanded is greater than the percentage change in price, and that's how we get EP as greater than 1 by definition. Alright. So I hope this was the fifth point and the fifth type of price elasticity, and I hope आपको price elasticity clear हो गया होगा. Right? प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट जब सवाल में जब एग्जाम में पेपर में आपका क्वेश्चन आता है, प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का 3 मेथड्स है. वन इज परसेंटेज मेथड जो आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलराइट, एंड द अदर 2 आर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड आर्क इलास्टिसिटी मेथड. तो वो 2 हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. यहाँ तक हमने बस टाइप्स कवर किया और परसेंटेज मेथड कवर किया, ऑलराइट. So in this video we have covered the price elasticity of demand. Elasticity of demand होता क्या है, कितनी तरह का elasticity of demand होता है. We have covered price elasticity of demand और 2 और तरह का होता है which is cross price elasticity and the other one is income elasticity. Price elasticity के कितने प्रकार है, 5 टाइप्स वो कवर कर चुके और आपने इसके ऊपर एक सम भी कर चुके. वो सम का मेथड था, the method of calculation is the percentage method of calculating price elasticity of demand. प्राइस इलास्टिसिटी को 2 और मेथड से कर सकते हैं, वो हम बाद के वीडियोस में कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत लेंथी वीडियो जो होने वाला है. तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और टॉपिक समझ आ रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड we'll make it together big. Alright, thank you so much for watching till the end. You have a great day ahead and see you in the next video.